हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का अपना नेशनल इनकम, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे उसको। और पिछली क्लास में मैंने आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ चीजें बताई थी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने बताया था कि कंजम्पशन मतलब जो हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं। इन दिस सेंस हमारे पास तीन पार्ट्स हुआ करते थे। तीन पार्ट्स में हमारे कौन कौन आ रहे थे? पहला पार्ट हमारा आ रहा था क्या नाम है, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। दूसरा पार्ट था हमारा कंजम्पशन बाय एनजीओज। और तीसरा पार्ट हुआ करता कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। जो हाउस होल्ड हुआ करता, जो हम अपने यूज के लिए चीजें परचेज करते हैं, उसको कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड बोलते हैं। दूसरा हुआ करता था कि कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट आर्मी डिफेंस वगैरह के लिए अपने कुछ गुड्स परचेज करती है उनके यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट बोलते हैं। और तीसरा हुआ करता था एनजीओज। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी संस्थाएं नहीं है, प्राइवेट लोग समाज कल्याण के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ सोसाइटी तैयार कर लेते हैं, ट्रस्ट, वेलफेयर सोसाइटीज, आपने सुना ही होगा इन सब का नाम। ये सब एनजीओज में आते हैं, जो गवर्नमेंट के नहीं होते, बल्कि समाज के कुछ बड़े लोग, या फिर यूं कहूं कुछ जो मतलब नॉर्मल लोग हैं, या यूं कह दूं आपसे जो समृद्ध हैं, वो सभी मिलकर एक ट्रस्ट तैयार कर लेते हैं, जो मैं जैसे कह दूं कंबल बांटने गरीबों को, या गरीबों को भोजन देना, या कोई भी उनका पर्टिकुलर काम, जैसे नौकरी देना जो बेरोजगार हैं उन सबको, इस टाइप से। मतलब कुछ कंपनीज में कांटेक्ट कर लिए और कुछ गरीबों से कांटेक्ट कर लिए और उसके बाद उनको देना, ये सब एनजीओ का काम होता है, जो केवल समाज कल्याण के लिए सोचते हैं। वो प्रॉफिट नहीं सोचते। प्रॉफिट हो जाए उनके काम में वो अलग मैटर है। प्रॉफिट हो जाए तो उसका इस्तेमाल भी वो लोग किस में करने वाले हैं? वो उसका इस्तेमाल भी वेलफेयर के लिए ही करेंगे। मैं कह दूं, मैंने एक बिजनेस शुरू किया जो केवल एनजीओस के लिए था। मैंने प्रॉफिट नहीं कमाना चाहा, लेकिन उसकी सेल इतनी ज्यादा होगी कि मुझे उसमें 10-20 लाख का फायदा हो गया, तो 10-20 लाख रुपए अपने घर नहीं ले जाऊंगा मैं, वो 10-20 लाख रुपए प्रॉफिट के नाम के उसी के अंदर, समाज के अंदर खर्च करने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है हमारा क्या, ये हमारा एनजीओज होते थे। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो मैंने कहा था कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपसे निकालने को आ जाए तो आप क्या क्या करने वाले हो? आप कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय एनजीओज, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, तीनों को ऐड कर दे, तब आपका निकल गया था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक पॉइंट और मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब आप कहीं पर पैसा लगाते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फर्दर इनकम जनरेट करने के लिए। मैं कह दूं आपसे, आप बिजनेस खोल रहे हो, आपने प्लॉट खरीद डाला, ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट ही तो आपकी है। आपने मशीन खरीद ली, क्यों? क्योंकि आपको मशीन से अपनी फैक्ट्री चलानी थी। लेकिन क्या है, आप जब मशीन खरीदो तो आपकी एसेट हुई कि नहीं हुई है? अगर आप फैक्ट्री बंद करते हो, उसे बेचते हो, क्या आपको इनकम जनरेट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उसे क्या बोलते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट का हमने एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। हमने पहले भी पढ़ा था कि के को हम कैपिटल बोलते हैं, डेल्टा को हम चेंज बोलते हैं। यहां मैंने बता भी रखा है कि इन्वेस्टमेंट इज आई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, डेल्टा इज इक्वल्स टू चेंज, और के इज इक्वल्स टू कैपिटल। ये हमारा कंसेप्ट था इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई खास डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। दूसरी बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं? इन्वेस्टमेंट कितने कंपोनेंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट के फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स इन्वेस्टमेंट के जो होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी के पास पीडीएफ है, और मैं पीडीएफ में ये सब चीजें लिख चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग उसमें ऐड हो गए होंगे, और जो अभी तक ऐड नहीं हुए हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाएं, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। पिछली क्लास की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप एंटर हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो मैं अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूं कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिक्स से पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसी चीज के ऊपर पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं जो फिक्स होती है। जैसे कि मैं कह दूं आपसे कि इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने बताया यहां पर कैपिटल, पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया। कैपिटल का मतलब आप जब बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो बिजनेस के टाइम पर जो भी आप कैश या जो भी आप लगाते हैं पैसा बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। बात समझ में आती है? उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब मैं जो हूं इस बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता हूं, और एक्सपेंड करना चाहता हूं और ज्यादा, तो उस एक्सपेंडिचर के लिए मुझे कुछ पैसा और लगाना होगा। मान लो मैंने 1,00,000 रुपए लगाकर और इस बिजनेस को शुरू किया, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने 50,000 रुपए और लगाए और मैंने अपनी कैपिटल कितनी कर ली, मैंने अपनी कैपिटल 1,50,000 रुपए कर ली। अकाउंटेंसी में आप लोगों ने इसे एडिशनल कैपिटल के नाम से पढ़ा था, लेकिन यहां पर इस इंक्रीमेंट को क्या बोलते हैं, इस इंक्रीमेंट को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? आप इसी को ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेशनल इनकम में ये काउंट होता है कि भैया आपने एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपने करना है। नेशनल इनकम हर साल की अलग कैलकुलेट होती है। तो जो 1,00,000 रुपए पहले लगे हुए थे वो तो बेटा पिछले साल में काउंट हो चुका होगा। इस साल में आप क्या काउंट करने वाले हो, इस साल में आप ये 50,000 काउंट करने वाले हो, इसलिए इसको हमने क्या बोला यहां पर, इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स जो कि आप पढ़ रहे हो, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, अकाउंट्स आपके रग रग में है, क्योंकि आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो। पढ़ा आप 11th क्लास से इकोनॉमिक्स भी रहे हो, इनफैक्ट आप तो 9th क्लास से ही पढ़ रहे हो, बचपन से ही पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं समझा। मैं आपको क्लियरली बता दूं, अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग होता है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग होता है। इकोनॉमिक्स जो होता है वो फाइनेंस का टॉपिक है, फाइनेंस फील्ड है। मैं फाइनेंस फील्ड का ही हूं, जो मैंने पहली क्लास में ही बताया आप लोगों को कि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से ही हूं। इकोनॉमिक्स जो है वो आपके फाइनेंस का टॉपिक है। यहां आपसे एक्चुअल प्रॉफिट की बात की जाती है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात नहीं की जाती। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूं, आपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का वर्ड सुना था? डेप्रिसिएशन क्या होता था? डेप्रिसिएशन का मतलब बेटा वो नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब अगर आप उसको खर्चे में डाल रहे हैं तो आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा। जैसे कि आप मुझे एक बात बताएं, आपने कोई खर्चा करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, आपकी जेब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप रेंट पे कर रहे हो, आपकी जेब से जा रहा है या नहीं जा रहा है? आपको रेंट मिला, आपकी जेब में आया, लेकिन जरा मुझे बताओ डेप्रिसिएशन क्या कुछ आया या कुछ गया? डेप्रिसिएशन ना तो कुछ आता है ना जाता है, लेकिन क्या है कि हम मान के चलते हैं कि कोई भी चीज यूज होती है तो उसमें थोड़ी घिसावट होती है, इसलिए हम उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, इसीलिए हमने उसको डेप्रिसिएशन बोला। पर फाइनेंस मना करता है, फाइनेंस कहता है जी हम तो एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे। डेप्रिसिएशन कंसेप्ट है जरूर इसके अंदर, लेकिन मैं अभी एक नेशनल इनकम में आप कहोगी सर आपने तो मना किया था, इसमें नहीं है, लेकिन बेटा जब आपके एक्चुअल कैलकुलेशन होती है तो डेप्रिसिएशन वहां से हटा दिया जाता है। कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं। अकाउंटेंसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, आपकी 3rd बुक के अंदर है, जो भी आप पढ़ रहे हो, अभी तो पार्टनरशिप चल रही है जो मैं क्लास रेगुलर दे रहा हूं। अकाउंटेंसी में जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है, उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप पढ़ने वाले हो। उसके अंदर आपको यही चीज साफ साफ पता चला, नॉन कैश एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉन कैश इनकम से क्या क्या होती है। वो आपका फाइनेंस का टॉपिक है जो अकाउंटेंसी के अंदर दिया हुआ है। जब उसको पढ़ाऊंगा उसको भी डिटेल में बताऊंगा आपको कि उसके अंदर ऐसा क्यों करते हैं। फिलहाल हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहला आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जब आप कोई फिक्स्ड खर्चा करते हो। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब आपको पता है स्टॉक, स्टॉक के ऊपर आप खर्चा करें जब आप बिजनेस करें। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, जो मैंने अपना एग्जांपल पीडीएफ में भी ले रखा है, मैं कह दूं आपके पास साल की शुरुआत में 5 मशीन थी। मशीन क्या होती हैं बेटा? जो प्रोडक्शन में काम आती हैं, जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं। आपके पास 5 मशीन थी, ये तो साल की स्टार्टिंग में था, लेकिन आपने क्या किया, 3 और मशीन परचेज की हैं। और किस लिए परचेज की हैं? ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़ पाए। तो टोटल कितनी मशीन होगी? 8 मशीन आपके पास हो गई। तो ये 3 मशीन क्या कहलाएंगी? आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आती है? या तो क्या कहलाएंगी? ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएंगी। और इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे ईयर में आपका कितना स्टॉक में चेंज हुआ है। मतलब मैं कह रहा हूं आपसे चेंज इन स्टॉक, अकाउंटेंसी में पढ़ा था आपने, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे आया था? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये भी वैसा ही कुछ है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बताता हूं। आप तब तक वीडियो को पॉज करके और इसको जरा नोट डाउन कर लें ताकि मैं आगे का आपको करा सकूं। हाँ जी, तो देखिए इसमें जरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने कुछ लिखा है। एक्चुअली मेरी पीडीएफ में आपको थोड़ा सही तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि वो पीडीएफ एक बुक की तरह ही मैंने बनाई है, लेकिन मैंने यहाँ फिक्स्ड के बारे में जो भी चीजें सबको जोड़कर यहाँ इकट्ठा किया है ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी आए। जो कि मैंने कहा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट
इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ध्यान रखना इस बात का, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर आपको कब से कब तक शुरू होता है? मैंने हालांकि 11th क्लास में बारे में बताया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिना दिमाग पे जोर डाले सिर्फ इतना ध्यान रखें कि 1 अप्रैल से शुरू होकर और अगले साल 31 मार्च पर खत्म होने वाले वर्ष को हम लोग अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। बात समझ में आती है? दूसरी भाषा में इसको हम कह सकते हैं वो ईयर जिसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जिस ईयर में आप खाते मेंटेन करते हैं। और 99% आपके 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और 31 मार्च में खाते खत्म होते हैं। इसके अलावा भी हमारे ईयर्स होते हैं, लेकिन उसके बारे में यहां डिस्कशन करने का समय नहीं है। ये 11th का टॉपिक था, 11th में डिस्कस हो चुका है। और बस आप थोड़ा सा यही ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये खत्म होता है। चलिए जी, तो हमसे कहा गया कि स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट जो होता है, इसका इंक्रीमेंट हमारे एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा यही वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपको नेशनल इनकम के जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वहां पर आपको ये नाम ज्यादा देखने को मिलने वाला है, इसलिए इसको यहां लिखवाना जरूरी था। लेकिन हकीकत में इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आती है? चलिए, इसके ऊपर मैंने कहा कि ये फॉर्मूला और बनता है, हालांकि बच्चों वाला है, लेकिन आपको बताना जरूरी है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठता है ये। कि जी आपका अगर आपसे कहा जाए कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। साल के अंत में कितना है और साल की शुरुआत में कितना था, इसके बीच का अंतर आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी लिया कि मिस्टर एक्स हैव 8 मशीन्स इन 2016 में 8 मशीनें थी उसके पास, लेकिन 2017 में कितनी हो गई? 10 मशीनें हो गई। ही हैज 10 मशीन्स। तो हमसे कहा गया कि भैया बताना कितना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना होता है हमारा। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए हमने क्या किया? एंड लिया 2017 का। 2017 के एंड में कितनी थी मशीन हमारे पास? 10 थी। और 16 में कितनी थी हमारे पास? 8 थी। तो टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना बैठा? 2 मशीन का बैठा। हालांकि बच्चों वाली चीज थी, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या चीज है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये, क्योंकि आने वाले कुछ समय में आपके पास कुछ कंफ्यूजन वाली चीजें आने वाली हैं। इस वजह से ये छोटी चीज को भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे खिचड़ी ना बन जाए। बात समझ में आती है? इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट केवल इतना था, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अब मैं हाँ जी, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में मैं बता दूं, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं। और स्टॉक हमारा किस प्रकार से कंप्राइज हुआ है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश्ड गुड। डब्ल्यूआईपी को क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश्ड गुड्स, इनके बारे में आप लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ रखा है, ये बिल्कुल वही है। मैं इसको एक तरीके से समझा सकता हूं कि जब आप एक चेयर का एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के तौर पे एक चेयर ले लें। एक चेयर, मैं कह दूं वुड की चेयर, लकड़ी की चेयर। वो वुड की चेयर बनाने के लिए क्या चाहिए? मैं कह दूं आपसे, हालांकि इतनी अच्छी आर्ट तो नहीं है मेरी, लेकिन आप इस तरीके थोड़ा समझ सकते हैं कि इस टाइप से 1 2 3 4 जो भी है, ये चेयर बनेगी। अबे यार कैसे बनेगी चेयर? मतलब मान लो फुल चेयर बन गई है, फुल चेयर बन गई। बात समझ रहे हैं? इसके बाद मैं बात करूं रॉ मटेरियल की, मतलब रॉ मटेरियल में तो आपके पास वही वुड है, वही लकड़ी है जो आपके पास कच्चा माल आप खरीद के लाए, और वो माल आपका अभी तक तैयार नहीं हुआ। मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कह दूं, मान लीजिए मैंने 10 लकड़ियां खरीदी। 10 लकड़ियां जब मैं खरीद के लाया, तो माय डियर, जब वो 10 लकड़ियां जब मैं क्या नाम है प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री के अंदर घुसाता हूं, ये रही मेरी फैक्ट्री। क्या है ये मेरी? ये फैक्ट्री है। छोटा सा गेट है, ये गार्ड बैठा हुआ है, ये धुआं निकल रहा है, ये मेरी क्या है? फैक्ट्री है। बात समझ में आती है? ये मेरी फैक्ट्री हुई। मैंने 10 लकड़ियां इसके अंदर एंटर करवानी चाहिए, तो क्या हुआ? एंटर तो कर, ये सब यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है, ये सब प्रोडक्शन चल रहा है, और यहां से चेयर बाहर निकलती है, यहां चेयर बाहर निकलती है। मैंने 10 लकड़ियां इसके अंदर एंटर करवाई, और इसमें केवल 8 वुड एंटर हुए। 8 वुड एंटर हुए, जिसमें से एक, मतलब टोटल मैं कह दूं आपसे कि यहां पर 2 चेयर तैयार होके बाहर निकल गई, 2 वुड
अभी बाहर रखे हुए हैं जो कि अभी तक नहीं गए, लेकिन मैं खरीद कर तो ले आया, खरीद कर ले आया, और उसके बाद बाकी कितनी, मैं कह दूं 2 चेयर, एक वुड से एक ही चेयर बनती थी एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं, तो बाकी कितना वुड अंदर पड़ा हुआ होगा, अभी अंदर 6 वुड रखा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जरा मुझे ये बताएं, ये चेयर मार्केट में बिक सकती है, मार्केट में सेल हो सकती है, पर हुई तो नहीं है। मार्केट में जब सेल हो जाएगी तो उसे सेल बोलते हैं, लेकिन जब तक वो सेल नहीं होता, आपके पास रखा हुआ है गोदाम के अंदर, तब तक वो क्या है, आपका स्टॉक कहलाता है। लेकिन कौन सा वाला स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, कि जी वो बिकने को तैयार है, बस बिका नहीं, किसी भी कारण की वजह से, लॉकडाउन जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, अब जो व्यापारियों के यहां माल तैयार हो गया था, क्या वो मार्केट में बेच रहे होंगे, वो नहीं बेच रहे होंगे, उनके गोदाम में रखा होगा। क्यों, क्योंकि बेटा उस पर उन्होंने मेहनत करी है, ऐसा तो नहीं वो रोड पे फेंक देंगे कोई भी, भैया ठाके ले जाएंगे सबके सब, इसलिए उसको ताले में प्रॉपर देख रेख रखेगी, भाई दीमक ना लग जाए, लकड़ी है दीमक लग जाती है, दीमक ना लग जाए, हर चीज की एक बार एकदम चेकिंग हो रही होगी, स्टॉक जो रखा हुआ खराब ना हो जाए, क्योंकि यार बिजनेसमैन की वही तो ताकत है। बात समझ में आती है। तो ये हमारा फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है जो मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके साथ साथ जो लकड़ी, जो इसमें 2 वुड बची हुई हैं, वो क्या मार्केट में फेंक दी होंगी उन्होंने, सॉरी जब बनी नहीं है वो फैक्ट्री के अंदर घुसी नहीं, तो क्या उन्होंने बाहर ही छोड़ दी होंगी, बेटा बाहर नहीं छोड़ी होंगी वो, क्यों, क्योंकि वो खरीद कर ले आए हैं, अब ये लकड़ी इनकी है, इनका स्टॉक है, इनके पास रखा हुआ है, लेकिन कौन सा वाला है, रॉ मटेरियल का। क्यों, क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा वो ये रॉ मटेरियल, ये वुड बेचेंगे नहीं डायरेक्ट, ना तो ये बिकने वाली है, ये डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर जाएगी, ये फैक्ट्री के अंदर जाएगी, पूरी प्रोड्यूस होगी, और उसके बाद चेयर निकलेगी तब बिकेगी। बात समझ में आती है। इसके साथ साथ जो इस फैक्ट्री के अंदर लकड़ी रखी हुई है, क्या बताएं आप मुझे कि वो लकड़ी ऐसी के ऐसी ही रखी होगी जैसा ये रॉ मटेरियल था, ऐसी तो नहीं रखी हुई होगी। क्यों, क्योंकि भैया वहां पे पता नहीं कितना प्रोडक्शन हुआ हो, क्या पता लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हो, क्या पता लकड़ी के पाए बना दिए हो, क्या पता चेयर पूरी, मैं कह दूं चेयर हमारी इस तरीके से थी, इस चेयर में 4 टांग होती हैं, 1 टांग बनाई, 3 टांग बनी है, और यहां पर हमारी ये पूरी चेयर थी और इसमें हमारी 4 टांगे हैं। तो मैं क्या कहूंगा, ये फिनिश्ड गुड्स हो गए, लेकिन ये क्या मार्केट में बिक सकता है, अभी मार्केट में नहीं बिक सकता। इसको हम WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको फुल फॉर्म में हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, की भैया इस पे भी काम चालू है, अभी ये 100% नहीं हुआ। या मैं कह दूं मान लो चेयर पूरी 4 बन गई, लेकिन क्या 4 पहिए तैयार हो गए, लेकिन क्या इसके ऊपर पेंट नहीं हुआ, हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम WIP बोलेंगे। बात समझ में आती है। WIP का मतलब होता है कुछ भी इन द सेंस कुछ भी। जैसे मैं एक एग्जांपल CA का दे दूं, CA में हमारे पास कितने लेवल होते हैं, अब तो क्या फाउंडेशन हो गया, CA फाउंडेशन होता है, एक होता है इंटरमीडिएट, फिर होती है ट्रेनिंग, फिर होता है फाइनल्स, यही तो होते हैं हमारे लेवल। जो CA के बारे में जानते हो इतनी चीजें हैं। अब किसी बंदे ने कहा जी मैं WIP में हूं CA के, WIP में हूं CA के, तो बेटा WIP तो रॉ मटेरियल वाला भी है, सॉरी फाउंडेशन वाला भी है, WIP तो इंटरमीडिएट वाला भी है, WIP तो ट्रेनिंग वाला भी है, और WIP तो फाइनल वाला भी है। लेकिन जो ये फाइनल एग्जाम पास कर लेगा तब ये क्या तैयार होगा, ये फिनिश्ड गुड्स के तौर पर तैयार हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको, CA, कंप्लीट CA। और रॉ मटेरियल कौन है, वो बंदा जो अभी कॉमर्स में तो 12th पास की है उसने, या CA करने की सोच रहा है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे, कि ये बंदा अब CA में एंट्री करेगा। इस पूरे दौर में अलग अलग लेवल हैं, मानते हैं कि CA फाउंडेशन और CA फाइनल में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये बंदा वो है जो बेचारा 12th पास करके निकला है, और ये बंदा वो है जिसने लंबा चौड़ा स्ट्रगल करके एंड तक पहुंचा है। दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों ही WIP में कहलाएंगे। वही हाल यहां पर है कि हो सकता है कि अभी कुछ लकड़ियां स्टार्टिंग में ही रखी हो जिनको केवल छीला छीला गया हो, और हो सकता है कुछ चेयर बिल्कुल लास्ट में रखी हुई हो कि वहां पर बिल्कुल पेंट होना ही रह गया, या फिर मैं कहूं कि 4 टांगे लग गई, 1 टांग रह गई। इसको हम WIP बोलते हैं। WIP को इलेबोरेट करना आसान नहीं है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे बीकॉम सेकेंड ईयर में, बीकॉम सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग में इसी के बारे में डिटेल में चर्चा है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। बात समझ रहे हैं।
तो फिलहाल आप केवल इतना समझना कि रॉ मटेरियल वो होता है जो आप खरीद के लाए लेकिन आपका प्रोडक्शन के लिए यूज अभी तक नहीं हुआ। WIP वो होता है जो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है लेकिन अभी तक फिक्स्ड फिनिश्ड गुड्स तैयार नहीं हुए, मार्केट में बिकने लायक गुड्स तैयार नहीं हुए हैं। और जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं कि गुड्स तो तैयार होगा लेकिन मार्केट में अभी तक बिके नहीं है। तो ये सारा का सारा है किसका, है तो मालिक का ही, तो वो फेंकेगा नहीं। मान लो उसकी सेल नहीं हुआ या फिर कुछ भी कारण की वजह फैक्ट्री रुक गई कुछ समय के लिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आती है। चलिए जी, तो आज मैंने आपको रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स के बारे में थोड़ा समझाया है और इसके बारे में जो बच्चे जिनके पास PDF है वो PDF को एक बार थोड़ा पढ़ लें इन तीनों के बारे में। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। थोड़ी सी और चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलेज हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।